हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे फॉर्म 12BB के बारे में। पर इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ प्रिकॉशन का पूरा ध्यान करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और जितना हो सके उतना पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड करें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं अपने फॉर्म 12BB के बारे में। जो भी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 2.5 लाख से ऊपर, अगर सीनियर सिटीज़न है तो जिसकी सैलरी 3 लाख से ऊपर, और सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी सैलरी 5 लाख से ऊपर हो, उसे फॉर्म 12BB भरना पड़ता है। अगर उनके एम्प्लॉयर उन्हें ये बता रहे हैं कि उन्हें फॉर्म 12BB भरना है तो उन्हें ये भरना चाहिए। ये किस चीज़ के लिए काम आता है? तो ये एक इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है या एक इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है कि मैं साल के एंड तक कितना इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो उससे क्या होगा कि इनकी टैक्स लायबिलिटी कुछ रिड्यूस हो सके करके। ये क्यों भरा जाता है? तो ये एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर का देता है जिससे उसकी टीडीएस की लायबिलिटी थोड़ी कम हो करके। ये कब दिया जाएगा? तो जो भी नया फाइनेंशियल स्टार्ट होगा उसके पहले मंथ में ही एम्प्लॉय को ये अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर देना चाहिए। और इसके साथ में टाइम टू टाइम हमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिलते हैं या जो भी रिसिप्ट्स मिलती है ये एलिजिबल एक्सपेंसेस की या इन्वेस्टमेंट्स की, वो भी हमें जेरोक्स कॉपी हमारे एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी कंपनी है या जो भी एम्प्लॉयर है, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अगर उस कंपनी में है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी टैक्सेबल लिमिट्स के ऊपर है, उनसे वो लोग फॉर्म 12BB कलेक्ट करें। अब यहाँ अगर देखा जाएगा तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय को? तो जो भी कंपनी होती है उसको एडवांस में टीडीएस काटना पड़ता है अपने हर एक एम्प्लॉय का जिसकी टैक्सेबल लिमिट से ऊपर सैलरी आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टेक होम सैलरी एम्प्लॉय की रिड्यूस हो जाती है उस वजह से। अगर एम्प्लॉय सबमिट नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या टाइप का इन्वेस्टमेंट करूँगा या क्या मेरे एक्सपेंसेस रहेंगे करके, अगर वो सबमिट नहीं कर रहा है तो उससे उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। जबकि ईयर एंड पे उसे पता चलता है कि उसके कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हुए थे जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती थी करके। तो इस केस में क्या होगा? एम्प्लॉयर ने तो टीडीएस काट लिया था और जमा करा दिया है वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पैसा मिल चुका है। अब हमें अपने ईयर एंड पे जब हम रिटर्न भरेंगे तो हमें फिर रिफ़ंड क्लेम करना पड़ता है, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है कई बार रिफ़ंड वापस आने में। और हमारे जो फाइनेंशियल नीड्स होती है हम उसे थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड करना पड़ता है। आगे अगर इसमें देखें तो करना क्या रहेगा? तो बहुत सिंपल सा काम है, आपको बस एक स्टेटमेंट फिल करके देना है। ये फॉर्म ऑनलाइन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, गूगल पे आप उसको निकालें और उसमें अपने डिटेल्स जो भरनी है वो भर दीजिए। उसके साथ में आपको ईयर एंड तक जो भी टाइम टू टाइम आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको लगा के देने रहेंगे करके। अब जो भी एचआर डिपार्टमेंट होगा ये अपने एम्प्लॉयज़ से ये कलेक्ट करके अकाउंट्स एंड टैक्स डिपार्टमेंट जो रहेगा कंपनी में उसको ये फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे वो लोग टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 के अंडर में जो आता है उसके हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना टीडीएस इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी से काटना चाहिए करके हर मंथ। ये टैक्स स्लैब क्या है इसका? तो सिंपल सा है, टीडीएस के टैक्स स्लैब लगेंगे यहाँ पे। जो भी अपना एम्प्लॉय रहेगा उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी और उसके ऊपर वहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना उसका टैक्स आ रहा है। उसके हिसाब से वहाँ पे वो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अगर मान लीजिए मेरी सैलरी 5 लाख के ऊपर है, तो मेरा सैलरी सपोज करते हैं हम लोग 5 लाख 1 रुपया है, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी आएगा 13,000 रुपये। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा वहाँ पे? सीधा डिवाइड बाई 12 करके 13,000 से जो भी अमाउंट आएगी उसका टीडीएस हर मंथ वो काट लेगा। कैसे ये फॉर्म भरना है ये हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। और टीडीएस के रेट्स क्या थे सैलरी के ऊपर में? तो टीडीएस की रेट है 10% अगर मैंने पैन कार्ड प्रोवाइड किया है, और अगर मैंने पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं किया है तो मुझे 20% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। एक इम्पॉर्टेंट टिप कि कभी भी ये अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही ये भर दीजिए फाइनेंशियल ईयर के। लास्ट में अगर आप भरेंगे तो आपको एक साथ बहुत बड़ी अमाउंट आपके हाथ में से देनी पड़ेगी। यानी कैसे होगा ये? तो आपका ऑन हैंड सैलरी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आपको घर ले जाने के लिए बहुत कम पैसे बचेंगे हाथ में, क्योंकि बल्क पेमेंट कटता है लास्ट में। अब ये फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे? तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ गूगल पे। गूगल पर मैं गया, यहाँ पे मैं
अपनी स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फॉर्म नंबर 12BB। कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हुआ है। ये यहाँ पे आ गया फॉर्म 12BB। हम यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट में ही ये जाते हैं और ये फॉर्म यहाँ पे डायरेक्ट मुझे मिल जा रहा है। क्या करना रहेगा, बहुत सिंपल सा है, मुझे ये फॉर्म को डाउनलोड करना रहेगा और उसके बाद इसकी प्रिंट निकाल के मुझे इसमें डिटेल भरनी रहेगी। इसमें क्या क्या डिटेल भरनी है, तो पहले एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एड्रेस, सेकंड में उसका पैन कार्ड नंबर आएगा, थर्ड में कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, अभी जैसे अपना करंट ईयर है 21-22। उसके बाद में हमारा HRA कंपोनेंट, हमारे सैलरी की जो स्लिप रहेगी उसके अंदर में HRA का जो भी कंपोनेंट होगा, हम लोग अगर HRA मेंशन्ड है तो ही इसका यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। अगर हमारे सैलरी स्लिप में HRA का डिटेल नहीं है तो हम इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। क्या भरना रहेगा यहाँ पे, कितना रेंट पे किया है मैंने अपने मकान मालिक को, मैं उसके बारे में यहाँ डिटेल दूंगा। क्या नाम है मकान मालिक का और उस मकान मालिक का जो एड्रेस है मैं यहाँ भर दूंगा। अगर यहाँ पे मैं जो भाड़ा पे कर रहा हूँ वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मुझे उस मकान मालिक का पैन कार्ड नंबर या आधार नंबर यहाँ पे लगाना रहेगा। उसके बाद में सेकंड में मुझे डिटेल देनी है लीव ट्रैवल कंसेशंस या लीव ट्रैवल असिस्टेंस के रिगार्डिंग। अगर सैलरी कंपोनेंट में ये चीज़ मेंशन्ड है तो ही मैं इसके बारे में यहाँ ये डिटेल फिल करूँगा। मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को ये पता होगा कि 4 साल के ब्लॉक में 2 LTC मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने 4 साल के पीरियड में 2 LTC यूज़ नहीं किए तो एक उसमें से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 2 साल के लिए। उसके बाद में ये जो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है ये हमारे होम लोन के रिलेटेड है। इसमें क्या चीज़ कवर होगी, तो इंटरेस्ट पेएबल या पेड, जो भी मैंने अपने बोरोवर ने जो भी अपने लेंडर को इंटरेस्ट पे किया या पे करने वाला है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करेगा। उसके बाद में जो लेंडर है उसका नाम भरेगा, यहाँ पे एड्रेस भरेगा उसका यहाँ पे, और पैन कार्ड की डिटेल्स भरेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली एक ही लेंडर हो, मल्टीपल लेंडर्स भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे एनेक्चर करके पीछे एक लिस्ट उसकी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप किसी से भी लोन ले सकते हैं, पर लोन मकान के लिए ही आपका यूज़ होना चाहिए। अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ लोन अगर आपने लिया है या कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है उसके रिलेटेड वो लोन आपका है, उसके डिटेल आपको यहाँ देनी है। उसके बाद में लास्ट में हमारा चैप्टर 6A के डिडक्शंस, जिसकी हमने पहले भी वीडियो में बात की थी, हमारे LIC, हमारे बच्चों के स्कूल फीस का, ट्यूशन फीस का पोर्शन, NSC के इन्वेस्टमेंट, सुकन्या समृद्धि के इन्वेस्टमेंट, ये सब यहाँ पे आएंगे। और लास्ट में जो P पोर्शन है उसके अंदर में मेडिक्लेम वगैरह, मेरे एजुकेशनल लोन के जो इंटरेस्ट वगैरह है बच्चों के, वो सब यहाँ पे कवर होंगे। सेविंग बैंक का जो डिडक्शंस मुझे मिलेगा 10,000 रुपये तक का, अगर मैं नॉन सीनियर सिटीज़न हूँ तो वो भी आएगा। अगर मैं सीनियर सिटीज़न हूँ तो वो 80 TTB में 50,000 तक का मेरा हो जाएगा। लास्ट में मुझे यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पे मैं अपना नाम डालूँगा, यहाँ पे मेरे वालिद का, पिताजी का नाम डालूँगा, और यहाँ पे मैं अपने सिटी का नाम डालूँगा, तारीख डालूँगा, डेजिग्नेशन क्या है मेरी कंपनी में वो डालूँगा, और यहाँ साइन करके नीचे मेरा पूरा नाम लिख के मैं ये अपने HR डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दूँगा। जो इसकी कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से ये वीडियो ने इसको काफ़ी हद तक दूर किया होगा। जो भी मेरे काफ़ी कलीग्स थे उनको इस चीज़ में पिछले साल काफ़ी तकलीफ आई थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर उनको ये जो तकलीफ हुई थी पिछले साल ये अब नहीं रहेगी। और इसके साथ क्या करना रहेगा, ये फॉर्म फिल करने के बाद में आपको इसकी एक कॉपी अपने पास रखकर एक कॉपी आपको अपने HR को देनी है, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस टाइम टू टाइम आपके पास आएंगे वो आपको अटैच कर करके आपके एम्प्लॉयर तक पहुंचाना रहेगा। हम अगर देख रहे हैं तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, और हमारी टेक होम सैलरी ये बढ़ा सकता है। तो हर एम्प्लॉयर के साथ में हर एम्प्लॉय के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। एम्प्लॉयर के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, तो एम्प्लॉयर की जो टैक्स लायबिलिटी अरोज हो रही थी TDS की, उसने टाइमली उसको फुलफ़िल कर लिया, और एम्प्लॉय को अपनी टेक होम सैलरी ज़्यादा मिल रही है, घर ले जाने के लिए सैलरी ज़्यादा मिल रही है, इसके लिए वो उनको फ़ायदा दे रहा है। थैंक यू।